हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, पर्ल कल्चर यानी मोती की खेती। पर्ल्स जो होते हैं ये नेचुरली जेम होते हैं, पर इन्हें आर्टिफिशियली कैसे कल्चर किया जाता है, ऑयस्टर्स की रियरिंग कैसे होती है और पर्ल की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ये सब हम पॉइंट बाय पॉइंट इजीली आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पर्ल कल्चर। पर्ल ऑयस्टर्स सेडेंटरी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेडेंटरी का मतलब होता है जो एक ही जगह पर स्थित होकर रहते हैं। ये ओशियन बॉटम पर हार्ड रॉकी सब्सटेंस से चिपके हुए रहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो ऑयस्टर्स होते हैं ये समुद्र के बॉटम में एक रॉकी सबस्ट्रेटम या सब्सटेंस से चिपके हुए रहते हैं, जिसे पार कहते हैं, जिसे हम पार कहते हैं। ओके। इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर ऑयस्टर बेड्स वेस्ट कोस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्सटेंसिव होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर ऑयस्टर्स का प्रोडक्टिविटी और उसकी एक्सटेंसिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्ल कल्चरिंग का ये जो आर्टिफिशियल कल्चरिंग होती है इसका टाइमिंग क्या है, सीजन क्या है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में इसका टाइमिंग होता है नवंबर से मई तक और पाक बे में जून से अक्टूबर तक। अब हम बात करते हैं कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। कोची की मिकीमोटो को फादर ऑफ इंडियन पर्ल कल्चर कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में पर्ल कल्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, इसीलिए कोची की मिकीमोटो को फादर ऑफ इंडियन पर्ल कल्चर कहते हैं हम। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्ल कल्चरिंग होती कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप इजीली हम इसको समझेंगे। आर्टिफिशियल पर्ल कल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड, प्रिसीजन और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये 4 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स, सेकंड है एग लेइंग एंड इंक्यूबेशन, थर्ड इज rearing of oysters and fourth is insertion of nucleus। ये 4 मेन स्टेप्स हैं ऑयस्टर्स की आर्टिफिशियल कल्चरिंग करने के लिए। ओके, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स। इसमें क्या होता है, जो स्किल डाइवर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं, उनके द्वारा सी बॉटम से ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है फर्स्टली। आफ्टर देन कलेक्शन के बाद में इन्हें वाटर कंटेनर के अंदर रखा जाता है और सेम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको अलग कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ऑयस्टर्स को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है समुद्र से, उसके बाद में इनको वाटर कंटेनर के अंदर कलेक्ट करते हैं और सेम एज ग्रुप वाले ऑयस्टर्स को सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एग लेइंग एंड इंक्यूबेशन। एग लेइंग में क्या होता है, एग लेइंग ऑयस्टर, जो ऑयस्टर्स होते हैं वो शैलो वाटर में एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। एग्स को आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है और यंग वंस को रियरिंग केज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं उनको रियरिंग केजेस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारा रियरिंग ऑफ ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स को हैवी वायर से बने एक रेक्टेंगुलर केज के अंदर रखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक जो केज होता है वो बहुत इस तरीके से काफी ज्यादा हैवी वायर्स से बना हुआ होता है और इन वायर्स के अंदर, इस हैवी केज, वायर्स वाले केज के अंदर ऑयस्टर्स को रखा जाता है और इसी के अंदर उनको रियर किया जाता है। रस्टिंग से बचने के लिए ये जो वायर्स होते हैं, इन वायर्स के ऊपर कोल तार और कंक्रीट मिक्सचर से कवर किया जाता है। यानी कि जो वायर्स होते हैं आयरन के होंगे तो उनपे रस्टिंग हो जाएगा वाटर के अंदर, इसीलिए रस्टिंग से बचाने के लिए इनके ऊपर कोल तार और कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो लगाया जाता है, जिससे ये रस्टिंग
रस्ट होने से बच सकें। केजेस 4 से 6 केजेस जो होते हैं 4 से 6 छोटे चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं। यंग ऑयस्टर्स को इन रेक्टेंगुलर केजेस में 10 to 26 डेज तक रखा जाता है, जहां ये नेचुरल एनिमीज जैसे आपके ऑक्टोपस, डेविल फिश, इनसे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप आता है इसमें हमारा इंसर्जन ऑफ न्यूक्लियस। निशिकोव मेथड के अंदर इसमें 4 स्टेप्स आते हैं, या हम कहें 4 सब स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स। सबसे पहले ऑयस्टर्स का सिलेक्शन किया जाता है। ऑयस्टर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? जो बेस्ट हेल्थी ऑयस्टर्स को सेलेक्ट करके उनके टेस्टिस और ओवरीज को सबसे पहले रिमूव किया जाता है। क्या करते हैं? जो भी हेल्थी ऑयस्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है रियरिंग के लिए, उनमें से, उनकी बॉडी में से टेस्टिस और ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है। इन्हें थोड़ा स्ट्रेस दिया जाता है जिससे ये सेल ओपन कर दें, और फिर सेल के बीच में एक स्टिक लगाकर इसे ओपन रखा जाता है। यानी कि ऑयस्टर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, बंद होते हैं इस तरीके से, और उनको खोलने के लिए कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, और आफ्टर देन उनको वो बंद ना हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होता है इसका आउटर लेयर, आउटर कवर जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए उसको उसके बीच में एक स्टिक इंसर्ट कर दी जाती है जिससे वो बंद ना हो पाए। इस तरीके से उसको ओपन किया जाता है। आफ्टर देन सेकेंड स्टेप आता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू एंड न्यूक्लियस। हेल्थी ऑयस्टर्स से मेंटल के एक स्ट्रिप लिया जाता है, इसे ट्रिम, क्लीन और स्मॉल स्क्वायर्स में कट करते हैं। क्राफ्ट टिश्यू के आउटर एज पर नेक्रे सीक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के रूप में मोलिस्कन सेल्स का छोटा सा पीस यानी कि कैलकेरियस न्यूक्लियस प्रेफर किया जाता है। आपको समझ में आया? यानी कि हम ये बात कर सकते हैं, मान लो ऑयस्टर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऑयस्टर्स का हमारा ये डायग्राम होता है। ठीक है, ये 3D में आपको नहीं दिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए। और इसके मेंटल से एक पतली स्ट्रिप ली जाती है, इसको कट किया जाता है, फिर इसे ट्रिम किया जाता है। इस स्ट्रिप को पहले ट्रिम किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और स्मॉल स्क्वायर्स में इसे कट किया जाता है। अब यहां से जो ग्राफ्ट टिश्यू था, ग्राफ्ट टिश्यू के आउटर एज जो होता है उस पर जो आउटर एज होती है उस पर एक नेक्रे सेक्रेटिंग सेल्स मौजूद होती हैं। तो न्यूक्लियस के रूप में मोलिस्कन सेल का जो छोटा सा पीस था ये उसे प्रेफर किया जाता है। यानी कि ये जो ग्राफ्ट करके जो टिश्यू प्रिपेयर किया गया है इसको कैलकेरियस न्यूक्लियस के रूप में इसको प्रेफर किया जाता है, इसको इंसर्ट किया जाता है। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड ग्राफ्ट टिश्यू। ऑयस्टर को क्लैंप में मिक्स करके राइट वॉल्व को अपर साइड रखा जाता है। मेंटल को जेंटली पुश करके फुट और विसरल मास एक्सपोज करते हैं, और विसरल मास में इंसिजन कट लगाकर ग्राफ्ट टिश्यू उसके ऊपर न्यूक्लियस प्लेस कर दिया जाता है, फिर सेल क्लोज हो जाता है। इट मीन्स ऑयस्टर का जो क्लैंप होता है उसमें मिक्स करके राइट वॉल को अपर साइड रखा जाता है। यानी कि क्लैंप करके क्या करते हैं, राइट वॉल जो होता है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, मेंटल को जेंटली पुश करते हैं, पुश करके जो फुट और विसरल पास होता है उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, और विसरल मास के अंदर ये जो आपने जो टिश्यू को ग्राफ्ट किया था इस टिश्यू को न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं या न्यूक्लियस के प्लेस पर इंसर्ट कर दिया जाता है।
और इस ग्राफ्ट टिश्यू को न्यूक्लियस के रूप के फॉर्म में इंसर्ट करने के बाद में शेल को फिर से क्लोज कर दिया जाता है। एंड लास्ट स्टेप आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर जो हमारे ऑपरेटिव ऑयस्टर्स को 2 to 3 मीटर की डेप्थ पर सी वाटर केज में 2 to 3 इयर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हम पर्ल कल्चरिंग में के अंदर न्यूक्लियस जो के प्लेस पर जो हमने ग्राफ्ट टिश्यू किया था उसको प्लेस करने के बाद शेल को बंद कर दिया जाता है और इस ऑपरेटिव ऑयस्टर को लगभग 2 से 3 मीटर की गहराई में समुद्र के अंदर केजेस के अंदर वाटर केजेस के अंदर रख करके लगभग 2 से 3 साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। 3 साल के बाद में पर्ल को कलेक्शन करने का टाइम होता है और उसको कलेक्ट करने के बाद में पर्ल जो होता है उसको शॉप से वॉश करते हैं और क्लीन किया जाता है। ये थे हमारे 4 इजी बेसिक स्टेप्स की इंसिजन कैसे होता है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन की कि पर्ल कल्चर जो है इसमें कंपोजिशन क्या होता है। इसमें 85 to 90% कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, 3 to 6% ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, 2 to 4% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 1% रेजिडुअल मैटर प्रेजेंट होता है। क्या आपको यहां तक ये टॉपिक क्लियर है, समझ में आया आपको टॉपिक? और ये इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो ग्राफ्ट किया था टिश्यू उसको किस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट किया है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के प्लेस पे, और इंसर्ट करने के बाद उसको कवर कर दिया गया है और फिर ये पर्ल जो है इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के हेल्प से ये पूरा पर्ल जो है वो प्रिपेयर होता है यहाँ पर। अब एक और डायग्राम है उससे हम समझ लेते हैं। मैं एक और डायग्राम आपके लिए लेकर आई हूं। ये देखो, पर्ल कल्चर के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप्स होता है सिलेक्शन ऑफ हेल्थी ऑयस्टर। हम हेल्थी ऑयस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। हेल्थी ऑयस्टर्स को सिलेक्ट करने के बाद में एक कह सकते हैं कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के देने के बाद में, या फिर कह सकते हैं जो स्टिक होता है उसकी हेल्प से हम शेल को ओपन करते हैं। शेल को ओपन करने के बाद में इसका जो मेंटल टिश्यू था वहां पर ये न्यूक्लियस बीड जो होता है उसको इंसर्ट किया जाता है। क्लियर है? ए स्मॉल बीड यानी कि जो बीड मतलब न्यूक्लियस इज इंसर्टेड अलोंग विद अ स्मॉल पीस ऑफ मेंटल टिश्यू। मेंटल टिश्यू में इसको प्लेस कर दिया जाता है। आफ्टर देन सेल को क्लोज कर दिया जाता है। जो सेल में हमने अगर जो न्यूक्लियस था उसको इंसर्ट कर दिया उसके बाद सेल को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद में इसका स्टार्ट होता है ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड के लिए क्या होता है, ये जो सेल था, जो इंसर्टेड सेल था, इसको हम केज के अंदर रख के और लगभग 2 से 3 साल के लिए 2 से 3 मीटर की गहराई पर हम इसको वाटर में प्लेस कर देते हैं। आफ्टर देन 2 to 3 इयर्स या फिर कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम 6 to 18 मंथ्स भी पल्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद यानी कि उसको पल्स जो हो गया उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो है उसको वॉश आउट करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं और इसी से हमारा पल जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा गाइस? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं आगे आगे सभी टॉपिक्स की वीडियो डालती रहूंगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।